नमस्कार। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइंस में आज यहां पर कच्चा तेल है, जहां पर ओवरनाइट करीबन 3% की तेजी देखने को मिली है। ये तीसरा लगातार ऐसा हफ्ता है जब कच्चा तेल पॉजिटिव में यहां पर क्लोज देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वेनेजुएला के साथ साथ रशिया, ईरान, इराक, इन सभी जगह से प्रोडक्शन या सप्लाई की कंसर्न्स हैं, जिसका असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर दालों की, जहाँ पर प्राइसेस में 2025 में सपोर्ट रहा। 2026 की एमएसपी बाइंग अब सरकार ने यहाँ पर शुरू कर दी है। क्या इम्पैक्ट रह सकते हैं, इस पर होगी बात। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आईपीजीए के सेक्रेटरी सतीश उपाध्याय जुड़ेंगे। साथ ही कोटक सिक्योरिटीज के एवीपी कायनात चेनवाला हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का। और कायनात, सबसे पहले यहाँ पर सोने चांदी कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली प्रेशस मेटल्स में देखने को मिली है, लेकिन तेजी यहाँ पर क्रूड में है। जो बढ़त क्रूड में देखने को मिली है, कितनी सस्टेनेबल है? मॉर्निंग मनीषा। डेफिनेटली क्रूड में एक तेजी हमने इस वीक में देखी है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी एस्केलेट हुए हैं, बीट इन मिडिल ईस्ट, रशिया, वेनेजुएला का ऑलरेडी कंसर्न लास्ट वीक से हम देख रहे थे। सो ओवरऑल उसके कारण एक क्रूड को सपोर्ट मिला है एंड प्राइसेस माइट रिमेन सपोर्टेड, बिकॉज आने वाले समय में मेन फोकस डेफिनेटली वेनेजुएला का कंसर्न तो है ही, लेकिन साथ में जो नियर टर्म मेजर फोकस होगा वो होगा ईरान के ऊपर, बिकॉज ईरान इज वन ऑफ द अमंग्स द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ओपेक। तो ईरान के साथ अगर कोई डिस्ट्रप्शंस होते हैं, बिकॉज यूएस ने भी उनको वार्न किया है, एंड देयर इज ऑनगोइंग टेंशंस विद इजराइल आल्सो। सो ये जो ईरान का कंसर्न रहेगा, डेफिनेटली ये प्राइसेस को थोड़ा सा ऊपर पुश कर सकता है। एंड वी वेल ऑफ कोर्स यहाँ पर कंसर्न्स बाजार में बनते हुए नजर आए हैं, लेकिन स्ट्रीट एक चीज यहाँ पर देख रही है, और वो ये कि इस साल में आधे मिलियन से 3.5 मिलियन बैरल्स पर डे का यहाँ पर सरप्लस कच्चे तेल का रह सकता है। इसीलिए जो भी कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स के तौर पर यहाँ पर हो रहा है, ये एक रीजन है कि हमने प्राइसेस को बहुत ज्यादा चढ़ता हुआ नहीं देखा। लेकिन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कल की 3.5% की तेजी के बाद 1.5% की बढ़त आज फिर यहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और एमसीएक्स में फिर से बनते हुए देखी है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो ओपेक की मीटिंग जनवरी में हो चुकी है, उसमें कुछ खास निकल के नहीं आया, लेकिन फेब फर्स्ट वीक में एज हर महीने यहाँ पर हम क्रूड के यहाँ पर आते हुआ देखते हैं मीटिंग ओपेक की तरफ से, उसके ऊपर बाजार की यहाँ पर नजर रहेगी। आपको बता दें, मोस्ट इंटरेस्टिंगली यूएस का नॉन फार्म पे रोल डेटा आज शाम को है, और उससे पहले भी कुछ जिटरीनेस, चॉपीनेस हमने यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी है। सोना चांदी अब आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, और यहाँ पर भी हमने मार्केट्स में कुछ मुनाफा वसूली ओवरनाइट बनते हुए देखी थी। हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि किस तरह से इंडेक्स रीबैलेंसिंग हो रही है और उसका इंपैक्ट यहाँ पर मार्केट्स में रहेगा। तो एक चॉपीनेस, ज्यादा वॉल्टिलिटी और कुछ बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर लगातार बनी रह सकती है। ये सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है, जहां पर हमने 4470 के नीचे के लेवल्स बनते हुए देखे हैं। चांदी लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी रेंज पिछले 24 घंटों में बनती हुई नजर आई है। हमने 72 के लोज यहां पर बनते हुए देखे। हाईज में ऑफ कोर्स 78, 79 के आसपास एक रेजिस्टेंस यहां पर चांदी ले रही है। ऑल टाइम हाईज 83 के हैं, तो वहां से कुछ गिरावट है। तो बड़ी जो रेंज बनती हुई नजर आ रही है चांदी की, वो 72 से 82 की फिलहाल है। विद बाजार का मानना है कि अगर हम 72 के लेवल्स यहां पर टूटते हुए देखे हैं, तो फिर कुछ और मुनाफा वसूली यहां पर बन सकती है। लेकिन इन सब बाजारों की नजर भी आज यहां पर यूएस के नॉन फार्म पेरोल डेटा पे रहेगी। कायनात से यहां पर फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक आपका ध्यान यहां पर दालों पे ले आते हैं। 2025 में हमने यहाँ पर दालों के लिहाज से भावों में हल्की सी नरमी आते हुए देखी। वेल एक्चुअली ये पूरे साल में हमने इन्फ्लेशन की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं देखी हैं। चीनी देख लें आप, रबर देख लें, गेहूं, चावल, सभी जगह यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। खाने के तेलों के प्राइसेस ज़रूर यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन दालों में हमने यहाँ पर कुछ दबाव देखा। इंटरेस्टिंगली ये एक और ऐसा साल लगता है जहाँ पर भारत फिर से दालें काफ़ी इम्पोर्ट करेगा। जहां तक प्राइसेस की बात है, अभी भी कुछ दबाव में है। एमएसपी पे सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात करने के लिए आईपीजीए के सेक्रेटरी सतीश उपाध्याय हमारे साथ हैं। सतीश जी नमस्कार। एमएसपी खरीद पे पहले बात कर लेते हैं, और किस तरह का ट्रेंड, कितनी खरीद, क्या इम्पैक्ट रह सकता है? थैंक यू मनीषा जी। एमएसपी में खरीद का अभी प्रिपरेशन चल रहा है। नाफेड ने अभी उतना स्टार्ट नहीं किया है, बट एनसीसीएफ ने स्टार्ट किया है, और एनसीसीएफ ने गुजरात में और कर्नाटका में तूर खरीद के सेंटर खोल दिए हैं, और तमिलनाडु और यूपी में उड़द के खोले हैं। महाराष्ट्र में बड़ी खरीद होती है, बट महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शन के बाद शायद ये स्टार्ट होगा, ऐसा लग रहा है। और इस बार ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट का प्लान काफी अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट कर रहे हैं।
तो इस बार एमएसपी पे खरीद की क्वांटिटी भी बढ़ सकती है और एमएसपी पे काफी इफेक्टिवली खरीद भी हो सकती है। नाफेड की और एनसीसीएफ की दोनों की मिला के इस बार टेंटेटिव जो टारगेट रखा है वो ऑलमोस्ट 12,500 टन तुअर का रखा था, 3,500 टन मूंग का रखा था और ऑलमोस्ट 5,500 टन उन्होंने उड़द का रखा है। तो अब ये कितनी खरीद अभी कर पाते हैं पहले स्टेज में और उसके बाद में आगे कैसा इनको रिस्पांस मिलता है वो देखने जैसा है। इवन एज सरकार ने खरीफ की 100% एमएसपी पे दालें खरीदने की बात की है, जिस तरह के नंबर्स या टारगेट्स आप यहाँ पर दे रहे हैं, आपको लगता है कोई बहुत बड़ा फायदा या इम्पैक्ट प्राइसेस पे आएगा? नहीं, अभी देखिए धीरे धीरे जो गैप था एमएसपी पे और प्रेजेंट बाजार के बीच में वो गैप धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जैसा चना जो था नीचे में 5100-5200 बिक रहा था और 5800 रुपए की एमएसपी थी, लेकिन अभी वो चना भी लास्ट एक वीक से बढ़ गया है, तो अभी वो 5500-5600 पोर्ट पर हो गया है। तो अगर एमएसपी और प्रेजेंट मार्केट में अगर डिफरेंस बढ़ा रहेगा तो किसान गवर्नमेंट को देंगे। अगर एमएसपी और प्रेजेंट मार्केट जो रहता है वो अगर सेम रेट रहा या थोड़ा 100-200 कम भी रहा तो गवर्नमेंट को फार्मर इतना देना इच्छुक नहीं रहता है, क्योंकि उसमें प्रोसेस लंबी रहती है और सारा वो फॉर्मेलिटीज करते करते वो किसान थक जाता है। तो अगर बाजार बढ़ गए तो एमएसपी पे इनको ज्यादा माल मिलेगा नहीं। तुअर में भी वही हो रहा है कि तुअर में भी प्राइसेस में लास्ट 2 वीक से अच्छे इंप्रूवमेंट हुए और अभी ऑलमोस्ट 77-78 रुपीज के आसपास रिटेल में तुअर के प्राइसेस हो गए और तुअर का एमएसपी 8,000 रुपए है। तो अगर ये 8,000 के ऊपर रिटेल प्राइसेस होते हैं तो फिर इनका एमएसपी पे इतनी तुअर या इतना उड़द या मूंग या चना उतना नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है। सतीश जी, 2025 दालों के लिए बहुत खास नहीं रहा इन सेंस ऑफ प्राइसेस, जहां पर हम एमएसपी के आसपास, एमएसपी के नीचे यहां पर भावों को देखते रहे। इस साल की शुरुआत थोड़ी सी अच्छी हुई है, आपको लगता है भावों में एक सपोर्ट रहेगा लगातार? अभी लग रहा है मनीषा जी, क्योंकि लास्ट ईयर क्या जो कैरी ओवर था पूरा वाइप आउट हो गया ऑलमोस्ट, और लास्ट ईयर काफी ट्रेडर्स ने, स्टॉकिस्ट ने, सबने मार खाई थी, तो वो इतने इंटरेस्टेड भी नहीं थे पल्सेस में ट्रेड करने में। और अभी थोड़े लास्ट 2 वीक से बाजार सब पॉजिटिव है, तो सबको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, माल भी कट रहा है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो लगता है कि इस बार थोड़े बाजार पॉजिटिव रहेंगे। जो लास्ट ईयर में अपन ने ग्रे देखा था वो शायद इस साल थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा। और गवर्नमेंट के पास भी कैरी ओवर नहीं है, बफर स्टॉक भी इतना नहीं है, तो शायद थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है प्राइसेस को। और विद इन दिस सतीश जी, कहां पर एक बेहतर गेन्स आता हुआ देखेंगे आप सभी दालों के बीच में? आपको लगता है तुअर चना बेहतर कर सकते हैं? तुअर ऑलरेडी मनीषा जी सुधर चुका है, बट और भी यहाँ से थोड़ा ठीक हो सकता है तुअर। मुझे लगता है तुअर आने वाले टाइम में और यहाँ से 5-10% बढ़ सकती है। चना में काफी बड़ी क्रॉप है बट कैरी ओवर बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी क्रॉप आने में टाइम है। इस बार सोइंग लेट था और अभी भी देखना है कि अगर कोई और फरवरी में रेंस होती है, जैसा कल भी थोड़ा इंडिकेशन थे कि रेंस होंगी राजस्थान में और उस बेल्ट में, अगर रेंस होती है और कुछ तरह से क्रॉप डैमेज होता है तो फिर चने में भी स्पॉट आ सकता है। मसूर का भी सेम स्टोरी है कि मसूर में काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है सेंट्रल इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में, तो वो ज्यादा होने से कहीं उसको नुकसान नहीं हो, पाला नहीं पड़े, वो भी एक देखने जैसा है। तो आने वाले दो वीक थोड़ा सा वॉच करने जैसा है, बट मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्राइसेस यहाँ से प्लस ही रहेंगे। अब कोई डाउनफॉल जाने का जगह नहीं दिखता है मनीषा जी। ऑलराइट, तो मौसम एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगी देखने के लिए। साथ ही साथ सतीश जी, मेरी कल शाम नरसारिया जी से बात हो रही थी बर्मा में, और उन्होंने कहा कि 2025 एक्सपोर्ट के तौर पर म्यांमार के नंबर थोड़े से कमजोर जरूर हों, लेकिन 2026 में उनको एक्सपेक्टेशन है कि म्यांमार से ज्यादा इंपोर्ट इंडिया करेगा। जिस तरह के इंपोर्ट के नंबर्स हैं, फिर चाहे वो म्यांमार है, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ काम अब होने लगा है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील के साथ काम है, किस तरह से अब आप यहाँ पर नंबर्स बनता हुआ देखेंगे इन कंट्रीज के साथ? अभी मनीषा जी अगर अपन लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस साल इंपोर्ट ऑलमोस्ट 30-40% अभी तक एज ऑन डेट कम हुआ है। अभी भी अपन 4 मिलियन टन तक नहीं पहुंचे थे। लास्ट ईयर ये 7.3 मिलियन टन का हुआ था। उसको रीजन यही था कि यहाँ पे एग्रेशन नहीं था, पोर्टों पे काफी माल कैरी ओवर चल रहे थे, तो अब वो माल ऑलमोस्ट कंज्यूम हो चुके हैं। अब पोर्ट पर कोई लंबा चौड़ा स्टॉक नहीं है। अगर 6-7 लाख टन मटर का स्टॉक होगा, 5-6 लाख टन मसूर का होगा, तो अभी कोई लंबा स्टॉक नहीं। और कुछ कारण से अगर कुछ ऐसा होता है कि क्रॉप डैमेज होती है चने की और मसूर की, तो यहाँ से एक अच्छी तेजी भी देखने मिल सकती है। और दूसरा, पैरेलली सारे ओरिजिन्स पे अभी अवेलेबिलिटी है माल की, और लास्ट ईयर के माल दाम से ऑलमोस्ट 20-30% नीचे सब चीजों के दाम है इंटरनेशनली। तो शायद अगर ये पॉजिटिव दिखा तो ये प्रोक्यूरमेंट थोड़ा स्पॉट आ सकता है इंपोर्ट में, और फिगर थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है इंपोर्ट की। पॉइंट टेकन।
सतीश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली सरकार के टारगेट्स हैं वहां पर इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन एज ऑफ नाउ सतीश जी ने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही वो ये कि स्पॉट में और एमएसपी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, और अगर स्पॉट थोड़ा सा ऊपर रहता है तो किसान वहां पे माल बेचेंगे और सरकार के लिए एमएसपी के पास यहाँ पर नहीं जाएंगे। इंटरेस्टिंगली इंपोर्ट्स लास्ट ईयर हमने रिकॉर्ड हाइस पे देखे थे, इस साल 30-40% यहाँ पर कम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्राइसेस में यहाँ पर शुरुआत में ही अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं और आगे जाकर और तेज़ी दालों में रह सकती है। मिलिए तो बात हुई दालों की, और कायनात हमारे साथ वापस जुड़ चुकी हैं। कायनात, आप सोने चांदी में अब यहाँ पर क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है आज, और दूसरी तरफ बाजार क्लियरली जो इंडेक्स रीबैलेंसिंग है उसको लेकर थोड़ा सा चौपी है। यस डेफिनेटली एक तो इंडेक्स रीबैलेंसिंग के कारण हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा एक पुल बैक देखने को मिला है। साथ में आज जो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज अभी तक जो डेटा आया है थोड़ा सा सॉफ्ट है। एंड एफओएमसी मिनट्स भी हम जहाँ देखें तो जो फेड ऑफिशियल्स है काफ़ी डिवाइडेड है बीट द स्केल और टाइमिंग ऑफ रेट कट गोइंग फॉरवर्ड। तो ये डेटा एक इंडिकेटिव होगा कि आगे आउटलुक कैसे हो सकता है। बट आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल वुड बी टैरिफ्स पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है ट्रम्प टैरिफ के ऊपर, तो मार्केट का ध्यान उस तरफ काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड आई थिंक दैट डिसीजन विल बी मोर इन्फ्लुएंशियल फॉर गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस। हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली बहुत सॉफ्ट अगर लेबर मार्केट रिपोर्ट आता है तो यहाँ से हमें एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में। अगर मैं न्यू टर्म की बात करूँ देन अगर कोई अराउंड 133K to 145K का रेंज में देख रही हूँ गोल्ड में फिलहाल। एंड फॉर सिल्वर अगर 77.5 ऑन स्पॉट ब्रेक करता है विच इज अराउंड 249K हियर, अगर 249K ब्रेक करता है देन 260K के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं इन द न्यू टर्म। कायनात, यहाँ पर कॉपर पे क्या सेंस है, बिकॉज ऑल टाइम हाइज छूने के बाद यहाँ पर भी अच्छी खासी मुनाफा वसूली है। अगेन इंडेक्स रीजिक की वजह से है या फिर आपको लगता है कुछ करेक्शन यहाँ पर और एक्सपेक्ट की जा सकती है? डेफिनेटली आई थिंक एक बहुत अच्छा रनअप के बाद एक थोड़ा सा एक हमने रिबैलेंस देखा है यहाँ पे कॉपर के केस में भी। फंडामेंटल्स रिमेन द सेम, तो हम ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश ही रहेगा, बट एक कॉपर में बाय ऑन डिप्स करके चलने की सलाह दे सकते हैं अभी, बिकॉज अभी मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा चॉपी है। एंड आई थिंक मार्केट्स का ध्यान थोड़ा सा काफ़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड टैरिफ रिलेटेड कंसर्न्स, टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स के ऊपर है। तो मार्केट्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे हमें देखने को मिल सकता है। सो बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं कॉपर के केस में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1230 एंड टारगेट ऑफ 1380, बिकॉज जो फंडामेंटल्स है दे रिमेन सपोर्टिव फॉर कॉपर। ऑलराइट, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनानी चाहिए मेटल्स में। कायनात, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो आपके साथ जोड़ेंगे बॉन्ड स्ट्रीट। बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में हमारे साथ आज बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मुथूट फाइनेंस के सीईओ सदाफ सईद। सदाफ, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि मुथूट माइक्रो फाइनेंस में किस तरह की लेंडिंग्स एज ऑफ नाउ है, बुक साइज क्या है और इंपॉर्टेंट रेशियोज कैसी नजर आती हैं? थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मुथूट एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। ये सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है इंडिया की। हमारा जो लेंडिंग है वो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लेंडिंग है। हम महिलाओं का समूह बना के उनको लोन देते हैं। लोन 25,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन है। ग्रुप लेंडिंग में हम 25,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। उसके अलावा हमारे पास 3 और प्रोडक्ट हैं। इंडिविजुअल लोन्स जो कि 1 लाख से 5 लाख तक के हैं, एंड देन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो कि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन है, और गोल्ड लोन है जो कि कोलैटरल के हिसाब से जितना गोल्ड लोन होता है एलटीवी 75% तक हम अपने कस्टमर को देते हैं। हमारी कंपनी एक रैपिडली ग्रोइंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। पिछले कुछ वर्षों में चैलेंज देखने के बाद भी हमारी कंपनी करीब 15% ग्रोथ कर रही है इस साल। हमारा कंपनी में थोड़ा बनिस्बत अगर इंडस्ट्री के देखें ग्रोथ वापस आई है और डिसबर्समेंट भी वापस आए हैं। हमने पिछले 3 क्वार्टर्स में 6,500 करोड़ का डिसबर्समेंट कराया है। पहले क्वार्टर में 1,700, दूसरे क्वार्टर में 2,300 और तीसरे क्वार्टर में 2,500 करोड़ का डिसबर्समेंट करा है। और आशा करते हैं कि पूरे साल में करीब 10,000 करोड़ का डिसबर्समेंट हम कर पाएंगे, जिसके चलते हमारा एयूएम है जो 12,200 करोड़ था वो 14,000 करोड़ तक ग्रोथ करेगा, जो कि 15% ग्रोथ है।
इस साल हमने गाइडेंस दिया था अपना कि 2% तक का आरओए होगा, 50% से 2% तक का। हम आशा करते हैं कि हम करीब 1.75% के आरओ तक रहेंगे। सदफ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं वो। और रिसेंटली आपने बहुत एक्टिवली बॉन्ड्स में निवेश करना भी यहाँ पर शुरू किया है, इशू करने शुरू करे हैं। अपने फंडिंग मिक्स में आप बॉन्ड्स को कहाँ देखते हैं? और अगर हम बैंक लोन्स देखें और दूसरी तरफ बॉन्ड्स देखें तो किस तरह का फंडिंग मिक्स आगे जाकर आप टारगेट कर रहे हैं? बॉन्ड मार्केट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे लिए कैपिटल का और डेट का। हम आज के दिन में रेगुलरली बॉन्ड मार्केट को एक्सेस कर रहे हैं, एनसीडी इशुएंस कर रहे हैं और ईसीबी हमारे यहाँ जो बोरोइंग कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। हमें आज के दिन में अगर हम देखें तो 70% हमारी बोरोइंग जो है वो बैंक से आती है, 50% जो है टर्म लोन के रूप में और करीब 20% स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के रूप में जो डीए और पीटीसी है। 30% आज के दिन में हमारा एनसीडी बॉन्ड मार्केट से इशुएंस हम करते हैं। हम आशा करते हैं कि ये शेयर आगे जाके 30% से 50% तक बढ़ेगा। तो 50% हमारी बोरोइंग बैंक से रहेगी, 50% बॉन्ड मार्केट से रहेगी। और बॉन्ड मार्केट से हमारा बोरो करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें एक तो रेट अच्छे मिलते हैं, दूसरा हमें लॉन्ग टेनर का फंड मिलता है। हमें ज़्यादातर हमारी बैंक बोरोइंग 2 साल की रहती है को टर्मिनस हमारे लोन के साथ, बट बॉन्ड बोरोइंग जो रहती है वो हमारी 3 साल से 5 साल की रहती है। तो उससे हमें एक अच्छा एसेट लायबिलिटी मिक्स मिलता है, हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने फंड को यूटिलाइज करने के लिए। तो एफिशिएंसी रिसोर्स प्लानिंग में अच्छी आती है। तो इसी कारणवश हम बॉन्ड को एक्सेस करते रहेंगे और एफिशिएंसीज अपने कस्टमर और अपने इन्वेस्टर को पास करते रहेंगे। फेयर पॉइंट सदफ। साथ ही साथ अगर हम डिजिटल बॉन्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ये एक निवेश के तौर पर बेहतर तरीका निकल के आ रहा है। रिटेल की पहुंच भी यहाँ पर आ सकती है। पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे आते हुए भी देखे हैं, विद एन एक्सपेक्टेशन कि आगे और भी वैसे प्लेटफॉर्म्स आएंगे। इसको आप निवेश के तौर पर कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आई थिंक बॉन्ड मार्केट हमारा इवॉल्व हो रहा है। आज के दिन में हमारा मार्केट कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड थोड़ा कम मैच्योर है, बट फास्टली इवॉल्व हो रहा है। इसमें मेरे ख्याल से ये बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स का काफ़ी रोल है। इसकी वजह से थोड़ा एक्सेस और मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। हमारे यहाँ का मार्केट लार्जली इन बॉन्ड मार्केट पूरे विश्व के मार्केट से अगर कंपेयर करें कि 2% ही है, उसमें लार्जली सरकारी कंपनियों के बॉन्ड और सॉवरेन बॉन्ड ही इशू होते हैं। बट छोटा शेयर जो है वो एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का है। मुझे लगता है ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन से और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये बॉन्ड मार्केट काफ़ी डेप्थ बढ़ाई जा सकती है और इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके कारण बॉन्ड में ट्रेडेबिलिटी और लिक्विडिटी आती है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है आगे जाके एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स बनेगा कैपिटल के लिए, जो ग्रोइंग कंपनी है और फाइनेंसिंग कंपनी है हमारी जैसी, उनके लिए। सदफ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में कंपनी के बारे में तो शेयर करने के लिए ही, और साथ ही साथ बॉन्ड की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर बताने के लिए और किस तरह से आप इसे एक इंपॉर्टेंट जरिया देखते हैं निवेश बढ़ाने का या इश्यूज बढ़ाने का यहाँ पर। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.